Hello students, I am Vandana Raval and I welcome you to National Innovative Education Academy. I hope you and your family is fit and fine. Please take care, wash your hands and wear mask. So students, today we are going to continue our chapter 2 of Civics, Diversity and Discrimination. It is the part 2 of this chapter, okay? नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्टीरियोटाइप्स. स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स मतलब ये होता है अफवाहें. अफवाहें फैलती है ना कोई भी चीज़ को लेके. जस्ट दैट स्टीरियोटाइप मीन्स दिस ओनली, अफवाहें. ओके. व्हेन वी फिक्स अ पीपल इनटू वन इमेज, दिस इज कॉल्ड अ स्टीरियोटाइप. ओके, वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप फॉर दैम. ओके, तो मतलब बेसिकली इसका मतलब सिर्फ इतना है, जब अपन किसी भी इंसान की इमेज अपने दिमाग में बिठा लेके ये बुरा है तो हाँ ये बुरा ही है, तो ये अपन उसके लिए एक स्टीरियोटाइप बना रहे हैं. ठीक है. ओके. पीपल कैन स्टीरियोटाइप अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक्सेट्रा. मतलब कि जो लोग हैं वो किसी दूसरे का स्टीरियोटाइप उनकी कास्ट से रिलेटेड बना सकते हैं, उनकी कंट्री से रिलेटेड, उनके सेक्स से रिलेटेड, उनके रिलीजन से रिलेटेड, मतलब कोई भी टाइप का. ओके, कोई भी स्टीरियोटाइप किसी भी चीज़ से रिलेटेड बना सकते हैं. ओके. स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक पर्सन विथ हिज और हर स्पेशल क्वालिटीज़ एंड स्किल. मतलब कि जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो हमें रोकते हैं कि मतलब कि हम एक इंसान को यूनिक समझे, मतलब उसकी जो स्किल्स वगैरह हैं वो उसको उसको पहचाने. मतलब सामने वाला इंसान है, अपन उसको जो स्टीरियोटाइप अपने मन में अपन वो समझ के बैठ गए. बट जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो हमें रोकते हैं कि हम सामने वाले की स्किल्स को नहीं पहचान पाते, उसकी जो स्पेशलिटी है उसे नहीं पहचान पाते और अपन उसे बुरा कंसिडर कर लेते हैं. अभी अपन ने दो चीज़ें पढ़ी थी, प्रेजुडिस इन पार्ट 1 एंड स्टीरियोटाइप इन पार्ट 2. ओके, सो इन दो चीज़ों से, प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप से, एक चीज़ आती है, दैट इज़ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ओके, व्हेन डज डिस्क्रिमिनेशन हैपन? When people act on their prejudice and stereotypes. जब लोग अपने prejudice and stereotypes पे एक्ट करते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन होता है. डिस्क्रिमिनेशन होने के कुछ भी बेसिस होते हैं, लाइक डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रिलीजियन एक्सेट्रा. डिस्क्रिमिनेशन कैन हैपन बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स. डाइवर्सिटी, डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रीजन एक्सेट्रा. अब अपन ने डाइवर्सिटी का देखा, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो गया. ओके, लैंग्वेज हो गया, रीजन हो गया. अपन ने डाइवर्सिटी का देख लिया. अब अपन देखेंगे इकोनॉमिक बैकग्राउंड का. इकोनॉमिक बैकग्राउंड में नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी. मतलब कि इसमें डाइवर्सिटी का फॉर्म तो नहीं है लेकिन इसमें इनइक्वालिटी होती है. कहाँ पे? इकोनॉमिक बैकग्राउंड में. अब अपन देखेंगे बोथ ऑफ द अबव. ओके, डाइवर्सिटी और इकोनॉमिक बैकग्राउंड. दे मे पुअर और बिलोंग टू साइडलाइन ग्रुप लाइक ट्राइबल पीपल्स और सर्टेन इकोनॉमिक बैकवर्ड रीजन्स. मतलब कि या तो वो कुछ पुअर लोग होंगे या तो फिर वो कोई ऐसे बैकग्राउंड ग्रुप से बिलोंग करते होंगे जैसे कि ट्राइबल पीपल हुए, ये सब. ओके. ऑफन पॉवर्टी एंड not cultural reasons like gender or religion may be the cause of lower education and lesser progress. मतलब कि जो लोअर एजुकेशन, मतलब लोगों को अगर लोअर एजुकेशन मिल रही है, मतलब उनकी एजुकेशन कम है, तो वो क्यों है? मतलब या तो उनकी पॉवर्टी की वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, उनका प्रोग्रेस कम हो रहा है, या फिर उनके कुछ कल्चरल रीजन्स है. मतलब सबके अलग अलग रीजन्स है इसके लिए. तो वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहे कि वो एक एजुकेशन अच्छी ले पाए, उनकी वो पॉवर्टी में जी रहे हैं. ओके. लोगों का काम कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ वर्क. सो वर्क में ऑल्सो भी सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. जो वर्क है, लोगों का काम है, वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स हो सकता है. सर्टेन काइंड ऑफ वर्क
आर वैल्यूड एंड मोर देन अदर्स। ये कुछ वर्क होते हैं जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, मतलब कि उनको मतलब इनको अच्छी सैलरी दी जाती है, इन जो काम होते हैं इनको हाई स्टैंडर्ड वर्क समझा जाता है, ठीक है। जैसे आजकल के टाइम में डॉक्टर हो गए, मतलब टीचर हो गए, वो काफ़ी सारे हैं आजकल में। While some other tasks are considered as menial, impure और less important, मतलब कि कुछ जो टास्क है उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, मतलब वो थोड़े लोअर वर्क समझे जाते हैं, उनकी सैलरी भी इतनी नहीं होती। ओके, सो अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? कास्ट सिस्टम। In older times, people took up work based of their caste। मतलब पुराने टाइम में जो लोग होते थे वो अपना काम कास्ट से लेते थे, मतलब ये इस कास्ट का है तो ये काम करेगा, ये इस कास्ट का है तो ये काम करेगा। ओके, तो उनका पर्टिकुलरली डिसाइडेड होता था कि ये कास्ट सिर्फ यही काम करेगी। ओके, some groups took up the jobs which are considered menial and they were considered untouchables। so जिनकी जॉब मीनियल थी उनको अनटचेबल बोला जाता था। जैसे कि किसी ने एक मीनियल जॉब ली, उसको लोग अनटचेबल कंसीडर करने लगे। क्यों? क्योंकि वो उनके आइडिया, मतलब वो लोग था, उनकी मेंटेलिटी में वो बिट चुका था, जो मीनियल जॉब कर रहा है वो एक अनटचेबल है, मतलब हम उसे छूएंगे नहीं। ओके, देन these people prefer to call themselves दलित। फिर इन लोगों ने जो अनटचेबल समझे जाते थे उनने अपने आप को दलित नाम दे दिया, खुद को ही उनने दलित नाम दे दिया। एंड दलित मीन्स ब्रोकन, क्योंकि वो पूरी तरीके से टूट चुके थे, मतलब कि एक मेंटेलिटी अपन कहते नहीं, हम टूट चुके हैं पूरे तरीके से, बाय नॉट बॉडी, बाय आवर मेंटेलिटी। ओके, दिस वर्ड दलित represent the social prejudice and discrimination they face। The government referred this group people as scheduled caste। तो जो गवर्नमेंट थी वो इस ग्रुप ऑफ पीपल को कहती थी शेड्यूल कास्ट, SC। B.R. अम्बेडकर वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। और आपके चैप्टर में इनसे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी भी दी गई है, मैं अभी आपको बताऊंगी, जो कि बॉम्बे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के राइटिंग एंड स्पीच वॉल्यूम 12 से आई है। अब अपन कुछ डिटेल्स देखेंगे स्टोरी की। ये स्टोरी 1901 की है, जब B.R. अम्बेडकर 9 साल के थे बस, मतलब कि 100 साल से भी पुरानी है ये। अब आपको ये देखने को मिलेगा कि तब क्या चेंजेस थे और अब क्या चेंजेस है, मतलब तब से अब में कितने चेंजेस आए हैं स्टोरी के थ्रू। बेस्ड इन कोरेगांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है कोरेगांव, ये वहाँ की स्टोरी है। इस स्टोरी से हमें ये भी पता चला है कि ये जो B.R. अम्बेडकर थे वो महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, विच वॉज कंसिडर्ड एज अनटचेबल इन बॉम्बे। ठीक है, मतलब कि वो महार कम्युनिटी के लोगों को लोग अनटचेबल समझते थे बॉम्बे में। सो अब अपन थोड़ी सी स्टोरी देखते हैं। तो जो भीमराव अम्बेडकर हैं एंड वो स्टेशन पे खड़े हैं अपने ब्रदर्स के संग एंड अपने कज़न्स के साथ। वो अपने फादर का और अपने फादर के या फिर अपने फादर के सर्वेंट का वेट कर रहे हैं कि कोई हमें लेने तो आएगा, मतलब उन्हें लेने कोई पिक करने वहाँ से आएगा। ठीक है, बहुत टाइम हो जाता है, ना उनके फादर आते हैं ना उनके फादर का सर्वेंट आता है, कोई नहीं आता उन्हें लेने, किसके? B.R. अम्बेडकर की। ठीक है, देन जब लोगों को ये पता चलता है कि वो दलित कम्युनिटी से हैं, तो लोग जो होते हैं वो उन्हें अवॉइड करते हैं और उनको राइड बैक होम नहीं, मतलब उनको घर पे जाने में मदद नहीं करते, उनको कोई अपनी गाड़ी में नहीं बिठालता है और इवन वो एक्स्ट्रा पैसे तक देते हैं। वो कहते हैं आप हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लो बट आप हमें घर तक छोड़ दो, बट नहीं, कोई एग्री नहीं होता है। ये डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस किया था खुद, जब वो सिर्फ 9 साल के थे, समझ रहे हो ना। सो Bhimrao Ambedkar was born in 1891 and died in 1956. He is considered as the father of Indian Constitution। उनको हमारे इंडिया का, हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। ओके, ही इज़ ऑल्सो द बेस्ट नोन दलित लीडर। वो दलित के सबसे महान लीडर हैं जो आज तक, मतलब आज तक उन जैसा तो कोई था ही नहीं दलित में। द चिल्ड्रन ऑफ द महार कास्ट वर्क ऑन देयर पेरेंट्स, मतलब कि जो उनके पेरेंट्स जो पहले काम करते थे ना, वही काम उन्होंने सीखा। ये नहीं कि मतलब वो अगर डॉक्टर है तो फिर वो इंजीनियर बन रहे हो, नहीं, मतलब ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। वो फार्मर हैं तो वो भी फार्मर ही थे।
ऑल्सो द पीपल ऑफ महार कास्ट वर जनरली पुअर टू ओन लैंड, वो इतने पुअर थे कि वो मतलब अपनी खुद की ज़मीन भी नहीं खरीद सकते थे। एंड दे लिव इन द प्लेसेस आउटसाइड द स्मॉल विलेजेस के पास छोटी छोटी प्लेसेस होती थी, वहाँ वो रहा करते थे। लेकिन जो बी आर अम्बेडकर थे वो एक रिच वेल्थ फिट फैमिली से थे। ये अपनी कम्युनिटी से पहले ऐसे इंसान थे जिनने कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करी थी, और वो इंग्लैंड गए थे लॉ पढ़ने। आप सोचिए उस टाइम पे कितनी बड़ी बात होगी, आज ही इतनी बड़ी बात हो जाती है अगर कोई बाहर पढ़ने जाता है आउट ऑफ इंडिया, तो उस टाइम पे तो कितनी बड़ी बात होगी ना। ऑल्सो इनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल, वो दलित लोगों को भी इनकरेज करते थे कि आप अपने बच्चों को प्लीज़ स्कूल भेजो। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, बाद में उनने अपने बुद्धिज़्म को कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। सो अब अपन इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग अ फ्रीडम स्ट्रगल बाय ब्रिटिश रूल मैनी पीपल वर फाइटिंग द इनइक्वालिटी फेस बाय दैम, मतलब कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे बहुत सारे लोग फाइट कर रहे थे कि जो इनइक्वालिटी वो फेस कर रहे हैं उनसे उन्हें मतलब बाहर निकल पाए। वो कौन लोग थे? दलित लोग, ट्राइबल्स लोग एंड वुमेन, ऑल्सो फीजेंट्स भी। अब अपन देखेंगे कौन क्या क्या इनइक्वालिटी फेस कर रहा था। सो फर्स्ट अपन दलित के बारे में देखते हैं। दलित वांटेड एंट्री इन टेम्पल्स, जो दलित लोग थे वो ये चाहते थे कि हमें भी टेम्पल्स में एंट्री मिले, मतलब हमें भी टेम्पल्स के अंदर जाने का मौका मिले। वुमेन वांटेड इक्वल राइट टू एजुकेशन, ओके, जो वुमेन थी वो चाहती थी कि हमें भी इक्वल राइट मिले एजुकेशन का, पढ़ने का, जैसे मैन को मिलता है। Peasants and tribals fought against the high interest rate charged by money lenders, जो ज़मीन के मालिक हुआ करते थे वो उनसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेते थे। किससे? पीजेंट्स और ट्राइबल से। तो वो ये चाहते थे कि उसको थोड़ा कम कर दिया जाए। इतना सब कुछ तो सोसाइटी में चल ही रहा था, अब इसका इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे आना तो जाहिर था ही। सो अपन देखेंगे इफेक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो काफ़ी सारे लीडर्स की, काफ़ी सारे हमारे अलग अलग देश से हमने बोरो किया है, बट हमने उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने उसे इम्प्लीमेंट करके उसको मॉडिफाई करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट ले डाउन द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिससे कि एक नेशन चल सके अच्छे से। लीडर्स हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन wanted to remove the inequality, जो लीडर्स थे हमारे यहाँ के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो ये चाहते थे कि इसमें इनइक्वालिटी का नामो निशान ना रहे, मतलब कि इनइक्वालिटी पूरे इंडिया से ख़त्म हो जाए, सारे लोग इक्वल रहे। द मेन मोटिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वल राइट टू ऑल द पर्सन्स। मेन मोटिव हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये था कि इक्वल राइट्स मिले, सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अनटचेबिलिटी सीन एज अ क्राइम एंड इट इज़ लीगली एबॉलिश बाय द लॉ, जो अनटचेबिलिटी है वो एक क्राइम की तरह देखी जाने लगी थी और वो लीगली अबॉलिश की गई थी लॉ के द्वारा। नाउ वी विल सी प्रोमोटिंग इक्वालिटी। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी प्रमोट्स इक्वालिटी, अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे डाइवर्सिटी की तो उससे प्रमोट होगी इक्वालिटी। People are free to choose their religion, work or settle anywhere in the country. They can also follow their own religion, they can also speak any language and celebrate any festival and express themselves as freely. मतलब कि लोग एकदम फ्री हैं, वो कोई भी रिलीजन चूज़ कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं एक्सेट्रा। No one language religion is compulsory to follow all. compulsory for all to follow, मतलब कि कोई भी एक रिलीजन या लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो हर किसी को फॉलो ही करनी है, सब अपने अकॉर्डिंग जो चाहे फॉलो कर सकते हैं। Therefore, Indian become a secular country from many people, faith and religion, मतलब इंडिया एक सेकुलर कंट्री बन गई है क्योंकि अलग अलग यहाँ पे रिलीजन और फेथ्स के लोग हैं। The first page of our constitution is called a preamble. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रीएम्बल। उसमें ये क्लियरली मैंशनड है कि एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब कि हर सिटीजन के पास पूरा हक है कि उसको इक्वल स्टेटस मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस इज नॉट अलाउड, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है।
So students, we are done with the chapter 2 of civics. So in part 1, I have given you one question that what term do we use for disabled person? So the answer of this question is challenged person. हम अब disabled person को challenged person भी कहते हैं. Okay? Thank you. Bye bye.